हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए हिंदी विषय से 30 प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए हमने 30 प्रश्नों को लेकर के एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि हमारे इन प्रश्नों के उत्तर में कोई उत्तर गलत लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे बहुत ही प्रामाणिक उत्तर के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। पहला प्रश्न इसमें है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो आप लोगों को पता भी होगा या नहीं पता है तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहली भाषा संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। मतलब अपभ्रंश की बाद की कौन सी भाषा है? तो अपभ्रंश की बाद की भाषा मित्रों अवहट्ट है। अवहट्ट। दूसरा प्रश्न है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मित्रों, सिंधी भाषा का जन्म ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। किससे? ब्राह्मण अपभ्रंश से। तीसरा प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो मित्रों, जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, वो बिल्कुल भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो 30 प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो इसमें जो है, पुरानी हिंदी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? तो पाउमचार्यो, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, ये तीनों रचनाएं आदिकालीन की हैं और आदिकालीन की लगभग रचनाएं अपभ्रंश भाषा में ही लिखी गई हैं। इसमें से जो चित्रावली है, ये भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा की रचना है। इसलिए मित्रों, चित्रावली अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। तो इसमें जो है
हरियाणा, मेरठ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश है। तो मानक भाषा हमारे जो है वह है खड़ी बोली, और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह दिल्ली के आसपास का है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो इसमें जायसी, कुतुबन, उस्मान ये सभी प्रेमाश्रयी शाखा के हैं और इनकी भाषा अवधी ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नंददास। नंददास अवधी भाषा के कवि नहीं हैं, इनकी भाषा ब्रज मिलती है। फिर अगला है डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? तो इसमें इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा को डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतर्वेदी का नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। तो हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा हिंदुस्तानी कहलाती है। फिर है दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। तो दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बघेली दिया हुआ है। अब इसमें ये देखना है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो इसमें जो है बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। फिर है अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से पिंगल भाषा का निर्माण होता है मित्रों। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? इसमें जो है पूछा गया है, ये जितने भी क्षेत्र हैं लगभग क्या सब राजस्थान के हैं, और इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें मित्रों धौलपुर हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो कौरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी उपभाषा से है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों कुटिल लिपि।
देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर मित्रों उत प्लस शिष्ट होगा। दोनों मिलाकर के उच्छिष्ट शब्द का निर्माण होगा। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित जो चार आपके दिए गए हैं इसमें कौन सा है जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें मित्रों पुरस्कार ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो इसमें आप देखते हैं त्रिभुवन आजन्म नील गगन मुरारी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मुरारी यानी मुरा धन अरि मुरारी यानी जो मुरा का शत्रु है। तो मुरारी किसे कहा गया है? भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा गया है क्योंकि इनको मुरा नामक राक्षस का शत्रु है और इन मुरा नामक राक्षस को जो है भगवान श्री कृष्ण ने वध भी किया था। इसलिए जो है बहुव्रीहि समास का शुद्ध उदाहरण मुरारी है। कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा है जो अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है अभिन्नता, इसमें जो है अभी उपसर्ग में से निर्मित नहीं। बाकी अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान इन तीनों में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है अर्थात इस चारों ऑप्शन में कौन ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? तो मित्रों इसमें किताब में जो है प्रत्यय नहीं है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो इसमें संयुक्त वाक्य का चयन हमको करना है। ठीक है, तो इसमें हमको ये पता है कि संयुक्त वाक्य कहाँ होता है। तो जहाँ पर और लगा करके दोनों वाक्य को जोड़ा जाए वही संयुक्त वाक्य होता है। तो मित्रों तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा? संन्यास। संन्यास जो है शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, व्यावहारिक, उपर्युक्त, मिष्टान्न। तो मित्रों जो पहला शब्द है इसमें पूजनीय ये पूरी तरह गलत है क्योंकि पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है मित्रों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है?
तो इसमें जो है लघुत्तर, ये भी गलत है। अनुग्रहित, ये अनुग्रहित है। और फिर है लब्ध प्रतिष्ठित, अभीष्ट। तो इसमें जो है लब्ध प्रतिष्ठित शुद्ध शब्द है। अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। उक्ति किस आचार्य की है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम उक्ति पंडित राज जगन्नाथ की उक्ति है। पंडित राज जगन्नाथ। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? निपुणता, प्रतिभा, जीवनेच्छा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। तो इसमें मित्रों प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को उन्होंने काव्य हेतु माना है। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो इसमें जो है भामह ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। भामह। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो इसमें जो है खंड काव्य जो है जिसमें एक ही समस्या का वर्णन होता है और काफ़ी सरस वर्णन होता है। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो जो है इसमें ये तो लगभग सभी को पता ही होगा जो है कि भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मित्रों जयशंकर प्रसाद का है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। मित्रों वीडियो बहुत अधिक न हो, लंबा टाइम खींचने पर जो है हम पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, अधूरा देख पाते हैं। इसलिए हमने 30 प्रश्न का जो है स्टेप में बांट करके वीडियो बनाया है। तो इसमें जो है 30 प्रश्न ही पूछा है, 30 प्रश्नों के उत्तरों का ही समाधान है। बाकी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगेंगे। धन्यवाद मित्रों।